हेलो एवरीवन। बेटा आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 8 जो है हमारा गति, जो कि हमारा फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर है। ये हमारा फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है गति, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मोशन। और आपका एनसीईआरटी में ये चैप्टर नंबर है हमारा 8। तो गति क्या होती है, आपने देखा होगा कुछ जो वस्तुएं होती हैं वो गति करती हैं और कुछ वस्तुएं जो होती हैं वो विराम अवस्था में होती हैं। विराम अवस्था यानी कि वो अपनी जगह से नहीं हिलती। तो कुछ वस्तुएं जो होती हैं विराम अवस्था में होती हैं, या कुछ वस्तुएं जो होती हैं गतिमान होती हैं, वो चलती हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक आराम से पहुंचती हैं। वो जैसे पक्षी उड़ते हैं, मछलियाँ तैरती हैं, हमारी शरीर में रक्त का प्रवाह होता है धमनी और शिराओं में, या मोटर गाड़ियाँ चलती हैं। ये आकाश गंगाएँ हैं, ग्रह हैं, तारे हैं, परमाणु अणु, ये सब जो है ये गतिमान है। लेकिन कई बार क्या होता है, कोई वस्तु गति में होती है लेकिन हमको वो महसूस नहीं होती है। तो प्राय हम यह समझते हैं कि कोई वस्तु गति में तभी है जब वह समय के साथ साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित करती है, यानी कि अगर वो एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाती है तभी वो गतिमान है। तथापि फिर भी कई ऐसी अवस्थाएं होती हैं जहाँ पे हमें ये लगता है कि गति नहीं हो रही, लेकिन वास्तविकता में क्या होती है, गति हो रही होती है। जैसे आप धरती पर रहते हो, वैसे धरती घूमती है लेकिन वो धरती आपको घूमती हुई नज़र नहीं आती है। अगर आप आकाश से देखो तो आकाश से वो धरती है वो घूमती हुई नज़र आती है, हमारी जो पृथ्वी है वो घूमती है। लेकिन क्योंकि हम पृथ्वी पर रहते हैं फिर भी हमें जो उसकी गति है उसका आभास नहीं होता। लेकिन पृथ्वी की गति के कारण ही जो ये दिन रात हैं ये होते हैं, या मौसम जो है ये बदलते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है कि उदाहरण के लिए जब हम हवा की गति का अनुमान लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं, हमें लगता है कि जब धूल के कण उड़ते हैं या पेड़ों की पत्तियाँ हिलती हैं तब हवा चलती है। तो वहाँ से हम पेड़ों की पत्तियों के हिलने से या शाखाओं के हिलने से या धूल कणों के उड़ने से हम क्या करते हैं, हवा का अनुमान लगाते हैं। ऐसे ही सूर्य उदय और सूर्य अस्त जब होता है या मौसम में परिवर्तन होता है वो किसकी वजह से होता है, वो हमारी पृथ्वी की गति के कारण ही होता है। मौसम में जो परिवर्तन होते हैं वो उनकी परिघटनाओं का जो कारण है वो क्या है, वो पृथ्वी की गति ही है। पृथ्वी की गति के कारण ही ये सब होता है। तो हम जो है पृथ्वी की गति का अनुमान जो है प्रत्यक्ष रूप से नहीं लगा पाते हैं। क्यों नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि पृथ्वी जो है बहुत बड़ी है और हम जो है उसमें एक कण के समान ही हैं पृथ्वी पर। तो वो इतनी बड़ी है, हम उसकी जो गति है उसको महसूस नहीं कर पाते। लेकिन अगर हम अंतरिक्ष में जाएं तो अंतरिक्ष से जो है धरती हमारी घूमती हुई प्रतीत होती है। तो एक ही समय पर कई बार ये होता है कि हमें ये लगता है कि ये जो वस्तु है वो गतिमान नहीं है, लेकिन वो वस्तु गतिमान होती है। उसके लिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है कि यदि किसी व्यक्ति के लिए क्या होता है, एक वस्तु गतिशील होती है और दूसरी वस्तु जो होती है वो स्थिर होती है। जैसे मान लो आप बस में बैठे हो तो आप विराम अवस्था हो, लेकिन क्योंकि बस चल रही है तो दूसरे जो व्यक्ति बाहर खड़े हैं उनको क्या लगेगा कि आप जो है वो गतिमान हो। तो बस में बैठा हुआ व्यक्ति को तो ये लगता है कि वो गतिमान नहीं है, वो विराम अवस्था में वो अपनी सीट पर बैठा है। लेकिन बाहर वाले व्यक्ति को क्या लगता है, क्योंकि बस चल रही है तो उसे लगता है कि वो व्यक्ति भी गतिमान है, उसमें भी गति हो रही है। तो ऐसे ही किसी व्यक्ति के लिए कोई वस्तु गतिशील होती है लेकिन दूसरे व्यक्ति के लिए वही वस्तु जो है वो स्थिर भी होती है। तो जैसे अब हम बस में अगर बैठे हैं तो अगर हम जा रहे हैं तो हमें लगेगा पेड़ चल रहे हैं, बिल्डिंग्स चल रही हैं, लेकिन वो क्या है, वो गतिमान नहीं है, वो अपनी जगह पर स्थिर हैं। तो गतिमान क्या है, गतिमान वो चीज़ है जिस पर हम जा रहे हैं, चाहे वो बस है, चाहे वो रेलगाड़ी है, चाहे वो कार है, चाहे वो स्कूटर है। तो एक ही व्यक्ति जो उस पेड़ के पास खड़ा है उसे तो वो पेड़ लगेगा कि वो विराम अवस्था में, वो गति अवस्था में नहीं है। लेकिन जो वस्तु वहाँ से गति करता हुआ जा रहा है उसे लगेगा कि मैं गति नहीं कर रहा, उसे लगेगा कि शायद दूसरी वस्तुएं भी उसके साथ साथ गति कर रही हैं। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि पेड़ पौधे जो हैं ये पीछे की ओर गतिमान प्रतीत होते हुए लगते हैं अगर हम सड़क के किनारे से जाते हैं। तो जबकि सड़क के किनारे पर जो खड़ा व्यक्ति है वो बस के साथ यात्रियों को भी गति करते हुए पाता है, यानी कि बस में जो लोग यात्रा कर रहे हैं उसे लगता है कि बस में जो लोग बैठे हैं वो भाई गतिमान है, लेकिन जो बस में व्यक्ति बैठा है उसे लगता है कि वो तो विराम अवस्था में है, बस जो है वो गति
कर रही है। तो बस के अंदर बैठा हुआ जो यात्री है वो अपने साथी यात्रियों को विरामावस्था में, उसके साथ की सीट पे या आपकी साथ की सीट्स पे जो लोग बैठे हैं, आपको लगता है कि वो हिल तो रहे नहीं हैं, वो अपनी सीट पर बैठे हैं, तो वो विराम अवस्था में है। लेकिन क्योंकि बस चल रही है तो बाहर वाले सभी व्यक्तियों को ये लगता है कि जो बस में बैठे हुए सभी यात्री हैं वो गतिमान है, वो जा रहे हैं। तो बहुत सी ऐसी गतियाँ होती हैं जो जटिल भी होती हैं और सरल भी होती हैं। कुछ वस्तुएं तो जो होती हैं वो सीधी रेखा में चलती हैं, कुछ वस्तुएं होती हैं वो वृत्तीय पथ पर भी घूमती हैं। तो गतियों की अगर बात करें तो मैं यहाँ पर आपको बता रही, गति कई प्रकार की होती है। जैसे सरल गति होती है जो हमारी कैसे होती है, सीधी रेखा में, सरल रेखा में जो गति होती है उसको हम क्या कहते हैं, सरल रेखीय गति कहते हैं। और एक होती है हमारी अनियमित गति। अनियमित गति कौन सी होती है, आपको पता होगा, आपने देखा भी होगा, तितली या भंवरा जब एक फूल से दूसरे फूल पर बैठते हैं तो कभी एक जगह से दूसरी जगह पे, दूसरी से तीसरी जगह, और उनका कोई समय अंतराल नहीं होते, वो अनियमित रूप से कभी इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर इधर इधर। तो वो जो गति है वो हमारी क्या है, अनियमित गति है। एक समान गति होती है, एक समान गति वो होती है, अभी हम आगे भी पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, कि अगर मान लो हर एक घंटे में हम एक समान दूरी तय करते हैं, हर एक घंटे में अगर हम 2 किलोमीटर दूरी तय कर रहे हैं, अगले एक घंटे में भी 2 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं, उससे अगले एक घंटे में भी 2 किलोमीटर की दूरी तय करें, तो वो हमारी होती है एक समान गति। अगर हम ऐसे गोल घूम रहे हैं तो वो हो जाएगी हमारी वृत्तीय गति, इसको हम कहते हैं वृत्तीय गति। एक होती है घूर्णन गति। अब घूर्णन गति कौन सी होती है, कि जो अपनी ही धुरी पर घूमती रहती है, जैसे पंखा है वो अपनी ही धुरी पर घूम रहा है, तो जब वो अपनी ही धुरी पर घूम ही जा रहा है तो उसको हम कहते हैं घूर्णन गति। वृत्तीय गति क्या होगी, जो एक ऐसे वृत्त बनाते हुए गति करती है। मान लो अगर हम ट्रैक पे दौड़ रहे हैं तो हम इस ट्रैक पे जब घूमते जाएंगे तो वो हमारी जो गति होगी वो कैसी होगी, वृत्तीय गति होगी। तो जो गतियाँ हैं वो बहुत ही प्रकार की होती हैं, कुछ घूर्णन होती हैं, कुछ कंपन होती हैं, कंपित गतियाँ होती हैं जिसमें कंपन होता है, ठीक है। तो बहुत सारी गतियाँ होती हैं, लेकिन इस बुक में या इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सरल रेखीय गतियों के बारे में पढ़ेंगे। तो ऐसी भी स्थिति होती है जिसमें क्रिया के साथ साथ कंपन होता है, कंपन गति में, लेकिन इस चैप्टर में हम जो बात करेंगे गतियों की, या जो हमारे इसमें टॉपिक्स आएंगे वो किसके ऊपर होंगे, वो सरल रेखा में जो गति करती हैं वस्तुएं उसके ऊपर होंगे। तो हम इसमें जो है सीधी रेखा में जो गतिमान वस्तुएं हैं उसके बारे में ही ज़्यादा पढ़ेंगे। उसके बाद है गति का वर्णन। नेक्स्ट है हमारा गति का वर्णन, की गति का वर्णन कैसे करेंगे, गति कैसे होती है। अब किसी भी चीज़ में अगर गति हो रही है तो उसका हमें पता कैसे चलेगा, उसके लिए हमें क्या चाहिए, 2 बिंदु चाहिए। 2 बिंदु कौन कौन से चाहिए, एक तो वो बिंदु चाहिए जहाँ से उसने स्टार्ट होना है, और दूसरा बिंदु वो चाहिए जो जहाँ पर उसे पहुँचना है। मान लो ये रेलवे स्टेशन है, ये रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन से अगर हमें घर जाना है, तो अगर हमें रेलवे स्टेशन से घर जाना है तो हमारा मूल बिंदु होगा रेलवे स्टेशन, जिसको हम निर्देश बिंदु भी बोलते हैं, और जहाँ हमें पहुँचना है वो होगा हमारा घर। और अगर हमें घर से रेलवे स्टेशन पे आना है तो जो घर होगा वो होगा हमारा मूल बिंदु, जहाँ से हमें चलना है, जिसको हम निर्देश बिंदु भी बोलते हैं, और जहाँ पे हमारा पहुँचने की जगह है वो हो जाएगा हमारा रेलवे स्टेशन। तो किसी भी गति का वर्णन करने के लिए हमें 2 बिंदुओं का होना ज़रूरी है, जिससे हमें पता चले कि गति हुई है और कितनी हुई है। तो यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है कि किसी भी वस्तु की स्थिति को एक निर्देश बिंदु से निर्धारित करके हम व्यक्त कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं किसी गांव में एक स्कूल है, वो जो स्कूल है रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में है। यहाँ पर आपको दिशा भी दे दी गई कि स्कूल जो है वो रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में, यानी कि रेलवे स्टेशन से दूर है। तो यानी यहाँ पर हमारा जो रेलवे स्टेशन होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा निर्देश बिंदु हो जाएगा। और हमें पहुँचना कहाँ है, हमें स्कूल में पहुँचना है, और उसकी दूरी वहाँ से कितनी है, 2 किलोमीटर की है, और वो कौन सी दिशा में, उत्तर दिशा में है। तो स्कूल की स्थिति को रेलवे स्टेशन के सापेक्ष हमने निर्धारित कर लिया। यहाँ पर रेलवे स्टेशन क्या हो गया, हमारा निर्देश बिंदु हो गया। तो ऐसे ही हम कोई भी बिंदु जो है जहाँ से हमें चलना है उसको हम निर्देश बिंदु जो है अपनी सुविधा अनुसार बता सकते हैं। तो किसी भी वस्तु की जो स्थिति है उसको बताने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है, जिसे हम मूल बिंदु कहते हैं।
तो यहाँ से आपकी मूल बिंदु की डेफिनेशन भी हो जाएगी। आपको पूछा जा सकता है कि मूल बिंदु किसे कहते हैं, तो उसकी डेफिनेशन है कि किसी भी वस्तु की जो स्थिति है उसको बताने के लिए जो निर्देश बिंदु होता है, जिसकी हमें आवश्यकता होती है, उसी निर्देश बिंदु को हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। उसके बाद आती है हमारी सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति क्या होती है, जो एक सीधी रेखा में गति करती है। तो जो भी वस्तु ऐसे सीधी रेखा में गति करेगी वो हमारी होगी सरल रेखीय गति। तो सरल रेखीय गति का यहाँ पे इन्होंने उदाहरण दिया हुआ है, यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ इन्होंने समझाया हुआ है। ये देखिए, ये एक सरल रेखीय गति यहाँ पे दिखाई हुई है, एक एग्जाम्पल के साथ इन्होंने यहाँ पर समझाया हुआ है। तो ये है कि गति का जो सबसे साधारण प्रकार है वो है हमारा सरल रेखीय गति। सबसे पहले एक उदाहरण के द्वारा इसे व्यक्त किया गया। इन्होंने मान लिया कि माना कोई वस्तु जो है वो सरल रेखीय पथ पर गतिमान है, वो सरल रेखीय गति कर रही है। तो वस्तु अपनी गति बिंदु O से प्रारंभ करती है। तो यहाँ पर हमारा जो पहला बिंदु है वो क्या है, हमारा O है। तो O से ये जो है अपनी गति जो है शुरू करती है। तो जो O होगा वो उसका क्या माना जाएगा, निर्देश बिंदु माना जाएगा। तो मान लेते हैं कि भिन्न भिन्न क्षणों में वो A, B और C वस्तुओं की स्थितियों को प्रदर्शित करती है। तो C बिंदु यहाँ दिया हुआ है, B यहाँ दिया है और A दिया हुआ है कि भिन्न भिन्न समय में पहले वो A पे पहुँची, फिर B पे या C पे, लेकिन वो गई कहाँ से, C और B से होते हुए ही A पर पहुँची। तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि पहले यह C और B से गुजरती है और A पर पहुँचती है, उसके बाद वह उसी पथ में वापस लौटती है। A पर जाके उसने वापस लौटना शुरू कर दिया, तो वो B से गुजरते हुए कहाँ पर पहुँच गई, C पर पहुँच गई। तो यहाँ देखिए, ये A, B और C की वस्तुओं की स्थितियों को प्रदर्शित जो किया हुआ है, पहले वो C और B से गुजरती है, फिर A पर पहुंचती है। यहाँ से गुजरती है वो जब A पर पहुंची तो वापस आते हुए इसके पश्चात जब दूसरे वापस लौटी है उसी पथ पर, तो B से गुजरते हुए C पर पहुंचती है कि अब जब उसे C पर पहुंचना है तो उसके बीच में ये B वाला पॉइंट भी आएगा। तो वस्तु के द्वारा की गई जो तय की गई जो कुल दूरी होगी वो कितनी होगी, पहले तो वो O से A तक पहुंचा, फिर वो A से C तक पहुंचा। तो यहाँ पर जो बिंदु दिए गए हैं ये 0 से लेकर ये 60 तक दिए गए हैं। तो इसका मतलब 60 किलोमीटर तो पहले वो इधर गया, उसके बाद फिर 1 2 3 4 5 6 7 5 का डिफरेंस है, तो ये 7 पॉइंट हो गए। तो यानी कि ये 25 ये है, यानी कि इधर वाला डिफरेंस कितना है हमारा 35 है और इधर वाला कितना है 25 है। तो ये दूरी हमारी 25 है और ये वाली जो दूरी है वो हमारी कितनी है 35 है। तो जो वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक पहले उसने 60 किलोमीटर की दूरी तय की, फिर वापस आया वो जो C पर, तो 35 किलोमीटर की दूरी उसने दोबारा से तय की। तो 60 प्लस 35 कितने हो गए 95 किलोमीटर। तो यहाँ पे इन्होंने वही बताया कि वस्तु के द्वारा तय की गई जो कुल दूरी है वो कितनी हो जाएगी OA प्लस AC वापस जो आया है। तो 60 किलोमीटर एक हो गया, 35 किलोमीटर हो गया, तो टोटल जो दूरी होगी वो कितनी होगी 95 किलोमीटर होगी, 95 किलोमीटर। तो यह जो वस्तु है उसके द्वारा तय की गई दूरी है। तो किसी भी वस्तु की जो दूरी है उसको निर्धारित करने के लिए हमें केवल अंकीय मान की ज़रूरत होती है, यानी कि हमें जो अंकों में मिल जाए, जैसे 30 किलोमीटर हो गया, 50 किलोमीटर हो गया, 55 किलोमीटर हो गया, तो हमें सिर्फ अंकीय मान की ज़रूरत होती है, इसमें दिशा की ज़रूरत नहीं होती। तो दूरी अगर हमें ज्ञात करनी है तो दूरी के लिए हमें दिशा की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए हमें केवल अंकीय मान की आवश्यकता है। तो हमें इसमें गति की दिशा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ राशियाँ ऐसी होती हैं जिसमें दिशा की भी आवश्यकता होती है लेकिन दूरी में दिशा की आवश्यकता नहीं होती। तो कुछ ऐसी राशियाँ हैं जिनमें केवल उनके अंकीय मान द्वारा ही हम उसको प्रदर्शित कर सकते हैं। तो किसी भी भौतिक राशि का अंकीय मान उसका परिमाण होता है। ये हमने बता दिया यहाँ से कि जो उसकी जो दूरी थी वो कितनी हो गई 60 और 35 कितनी होगी 95 किलोमीटर हो गई। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर अब एक और पॉइंट आ गया कि अगर हमने O से A पर पहुँचे और A से दोबारा C पर पहुँचे तो उसका विस्थापन क्या होगा। विस्थापन क्या होता है कि कोई भी वस्तु अपनी जगह से कितनी विस्थापित हुई है। विस्थापन का मतलब हो गया कि विस्थापित होना।
यानी कि कोई भी वस्तु, अगर मान लो वो वस्तु यहाँ पर है, पहले तो वो यहाँ पर, यहाँ से गई, यहाँ से यहाँ पे आई, लेकिन अगर हमें देखना है कि वो वस्तु कहाँ कितनी विस्थापित हुई है, तो हम तो यही कहेंगे ना कि ये वाली जो वस्तु है ये यहाँ तक की विस्थापित हुई है। हम ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पर गई है और फिर वापस आई है, वो तो हमारी दूरी होगी। विस्थापन अगर हमें देखना है तो हमें ये देखना है कि वो अपने मेन बिंदु से, जो मूल बिंदु है, उस मूल बिंदु से जो वस्तु है वो कितनी विस्थापित हुई है, वहाँ से कितनी हटी है, यानी कि हटना। तो विस्थापित होना यानी कि हटना, कि वो अपनी जगह से कितनी दूर हटी है। तो जो वो C आया तो इसका जो विस्थापन हो जाएगा, अभी हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ से यहाँ पर पहुँचने के लिए जो विस्थापन होगा वो कितना होगा। अब वो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ वाला ख़त्म हो गया। विस्थापन में क्या माना जाएगा, जो उसकी कम से कम दूरी होगी, यानी कि वो वहाँ से कितना हटा है, कितनी दूर गया है उससे। तो यहाँ से यहाँ तक कितना दूर गया है, तो इसका जो विस्थापन होगा वो कितना होगा, 25 किलोमीटर होगा। अगर हम दूरी मापें कि 0 से A तक गया और A से C तक आया, तो कुल दूरी होगी हमारी 95 किलोमीटर। लेकिन अगर हम कहें कि इसका विस्थापन कितना है, तो विस्थापन होगा सिर्फ हमारा 25 किलोमीटर। तो यहाँ पर विस्थापन ही समझाया जा रहा है कि विस्थापन क्या होता है। तो जो दूरी होती है वो भी विस्थापन ही होती है। जो विस्थापन होता है वो भी एक प्रकार की दूरी होती है, लेकिन वो क्या होती है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उसको हम वस्तु का विस्थापन कहते हैं। कि अब हम O से अगर हमें C पर पहुंचना है, पहले तो हमने कहा कि हम O से A पर गए, A से फिर C पर आए, तो उसकी जो दूरी है, कुल दूरी हमारी आ गई थी 95 किलोमीटर आ गई थी। लेकिन जो हमारा यहाँ पे विस्थापन है वो कितना था, ये हमारी कुल दूरी है, और जो कुल विस्थापन होगा वो क्या होगा, हमारा सिर्फ 25 किलोमीटर होगा, क्योंकि वो अपनी जगह से सिर्फ 25 किलोमीटर ही दूर हटी है। इसके लिए मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ आपके लिए। मान लो हम 4 किलोमीटर इधर गए और 5 किलोमीटर इधर आए, तो हमें ये दूरी बतानी है कि A से C तक जाने में हमें कितनी दूरी लगी। तो दूरी जो होगी वो कितनी हो जाएगी हमारी, 4 + 5 कितनी होगी, 9 किलोमीटर होगी। लेकिन जो यहाँ से यहाँ तक की हम निकालेंगे न्यूनतम दूरी, जो अब हमने विस्थापन निकालना है, तो अगर विस्थापन की बात करें तो वो सीधा डायरेक्ट हो जाएगा हमारा AC। तो दूरी जो होगी हमारी वो AC भी होगी और AB + AC भी होगी C तक पहुंचने के लिए। तो दूरी दो तरह से व्यक्त करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर अब हम 4 का अगर वर्क करें + 5 का वर्क करें, तो ये आ जाएगा हमारे पास 16 + 25। अगर हम ये कर्ण निकालते हैं तो ये आ गया हमारे पास 41। तो ये आ गया हमारा 41 वर्गमूल में। तो ये जो वैल्यू है ये है हमारी AC की वैल्यू। तो दूरी जो है वो हमारी दो तरह से हो सकती है। दूरी को हम ऐसे निकाल सकते हैं, अगर हमने A से C तक की निकालनी है तो एक तो हो जाएगी AB + BC, और दूसरी ये भी हो सकती है कि डायरेक्ट हम दूरी जो है वो कैसे निकाल लें, A से C तक शॉर्टकट वाली। लेकिन जो विस्थापन होगा हमारा, विस्थापन हमारा सिर्फ A से C तक ही होगा, जो कि कितना होगा हमारा 41 वर्गमूल में। अब यहाँ पर अगर हम दूरी देखें तो शॉर्टकट जो दूरी होगी वो हमारी हो जाएगी वर्गमूल 41, अगर हम इस रास्ते से आएँ। और अगर हम इस रास्ते से जाएँ तो ये हो जाएगी हमारी 9 किलोमीटर। क्योंकि हम जब भी जाते हैं कहीं तो पहले हम ये देखते हैं हमें शॉर्ट रास्ता कौन सा पड़ेगा, तो हम शॉर्ट रास्ता जो है वो देखते हैं। तो वो जो शॉर्ट रास्ता होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, सबसे न्यूनतम दूरी वाला जो रास्ता होता है, उसको हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। इसके लिए मैं एक और एग्जांपल आपको बताऊंगी जो विस्थापन के लिए है। कि अगर मान लो मैं यहाँ पर ये एक सर्कल लेती हूँ, तो यहाँ से मैं चली हूँ A बिंदु से, और मैंने कहा कि मुझे यहाँ C बिंदु पर आना है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो कितनी होगी। एक तो देखो दो रास्ते होंगे मेरे पास जाने के लिए, एक तो मैं ऐसे करके चली जाऊँ, जो क्या हो जाएगी, ये वृत्त की परिधि हो जाएगी। जो बच्चे मैथ्स वाले हैं वो इसको ईजिली समझ सकते हैं कि ये क्या हो जाएगी, ये हमारी वृत्त की परिधि हो जाएगी। ठीक है, अगर हमें A से C तक पहुँचना है तो हम ऐसे भी पहुँच सकते हैं, हम ऐसे भी पहुंच सकते हैं, और हम ऐसे भी पहुंच सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमें विस्थापन देखना है तो विस्थापन के लिए क्या हो जाएगा, हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया ये वाला। तो ये क्या है, ये हमारा वृत्त का व्यास हो जाएगा।
तो जो वृत्त का व्यास होगा वो क्या हो गया यहाँ पर, इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया, जो क्या हो गया हमारा विस्थापन। तो ये क्या है हमारी दूरी, ये भी हमारी दूरी है। तो इसमें भी दूरी दो तरह से हम निकाल सकते हैं, एक तो परिधि की तरफ से और एक जो है हमारा व्यास की साइड से हम जो है दूरी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमें विस्थापन की बात करनी हो तो विस्थापन जो होगा वो हमारा सीधा डायरेक्ट ये हो जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो हमारी क्या है न्यूनतम दूरी। तो न्यूनतम दूरी ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका व्यास जो है वो ज्ञात करना पड़ेगा। और अगर ये वाली दूरी ज्ञात करनी है तो ये हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारी परिधि होगी उस परिधि का आधा करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है अर्धवृत्त बन रहा है। लेकिन अगर मैं आपको बात कहूँ कि अगर मैं यहाँ से चल रही हूँ ए से, तो ए से जाकर अगर मैं ए पर ही वापस आ जाऊँ तो मेरी जो कुल दूरी होगी वो कितनी होगी, तो दूरी तो हो जाएगी मेरी ये जो परिधि होगी, तो इसमें जो मेरी दूरी रहेगी वो क्या हो जाएगी, वृत्त की परिधि। लेकिन जो मेरा इसमें विस्थापन रहेगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरा शून्य। शून्य क्यों हो जाएगा, क्योंकि मैं घूमने के बाद पूरा वापस उसी पॉइंट पे पहुंच गई, तो मेरा तो विस्थापन कुछ भी नहीं हुआ, यानी कि मैं तो उसी बिंदु पर वापस आ गई, उस बिंदु से कहीं पर गई नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पर मेरा विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ऐसे ही मैंने अभी आपको एग्जांपल लिया था कि ये वाला कि ए से हमने जो ये ए सी बी और ओ से, ये जो अभी हमने एग्जांपल किया है यहाँ पे बुक में, कि अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर मुझे ओ से ए पर जाना है, ओ और ए से ही वापस ओ पर आना है, तो मेरी कुल दूरी और कुल विस्थापन कितना होगा। तो कुल दूरी मेरी कितनी हो जाएगी, पहले मैं 60 किलोमीटर इधर जाऊँगी, 60 किलोमीटर वापस आऊँगी, तो मेरी कुल दूरी जो हो जाएगी वो हो जाएगी 60 + 60 120 किलोमीटर। लेकिन अगर मैं विस्थापन की बात करूं, क्योंकि मैं ओ से जाकर ए पर और ए से फिर वापस ओ पर ही वापस आ गई, तो मैं अपनी बिंदु से कहीं पर विस्थापित नहीं हुई हूँ, कहीं से हटी नहीं हूँ, अपने ही बिंदु पर वापस पहुँच गई हूँ। तो यहाँ पर मेरा जो विस्थापन होगा वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इसमें जो है यही आपको बताया गया है। तो अभी मैंने डिटेल में आपको बता दिया कि विस्थापन और जो दूरी होती है उसमें क्या फ़र्क होता है। तो दूरी और विस्थापन के लिए मैं आपको 2-3 पॉइंट्स बता रही हूँ, जिसमें आप इनके बीच में अंतर बता सकते हो। एक तो दूरी जो है वो सिर्फ अंकीय मान में ली जाती है, और विस्थापन जो होता है उसमें हमें दिशा की भी आवश्यकता होती है। दूरी में हमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती। दूरी में हमें एक निर्देश बिंदु चाहिए और एक हमें दूसरा बिंदु चाहिए जहाँ पर हमें पहुँचना है। विस्थापन के लिए हमें क्या चाहिए, न्यूनतम दूरी चाहिए उन दोनों बिंदुओं के बीच की। तो विस्थापन की जो डेफिनेशन होगी वो क्या हो जाएगी कि दो बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी है उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। और दूरी जो है वो हमारी शून्य नहीं हो सकती, और विस्थापन हमारा शून्य भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने आपको 2-3 पॉइंट्स बता दिए, इससे आप दूरी और विस्थापन में जो है अंतर बता सकते हो। इसके बाद है हमारे पास ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, जिसे हम बाद में करेंगे जब हम अपने चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे।